Hello everyone, welcome to Drishti CUET and welcome to your physics domain MCQ practice class. So as you all know कि आपके CUET UG एग्जाम में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं और ये वो समय है जब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो भी आपने पढ़ रखा है बस उसको ही रिवाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. सो आपको क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस कराने के लिए ये सेशन मैं लेकर आ रही हूँ जहां पे हम एक दो नहीं सीधे 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं फिजिक्स के ही MCQs बैक टू बैक. ये सभी क्वेश्चंस आपके सभी टॉपिक से रिलेटेड हैं, जितने भी आपके फिजिक्स के सिलेबस हैं उन सभी टॉपिक से आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे. सो कोशिश करिए कि एंड तक आप सेशन को सॉल्व देखिए. जितने भी क्वेश्चंस आज आप यहाँ कर रहे हैं उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. एंड यस, विदाउट एनी डिले आप सभी सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर दीजिए. एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना चाहिए सो दैट कि हमारी अपकमिंग वीडियोस की लिंक आपको मिलती रहे. तो स्टार्ट करते हैं सेशन गाइस. यहाँ पे एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि अपने फिजिक्स डोमेन के सब्जेक्ट के लिए अगर आपने फिजिक्स डोमेन लिया है एज अ सब्जेक्ट फॉर CUET UG तो आप बहुत अच्छे से अपने मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं. बिकॉज यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आप सभी को न्यूमेरिकल बेस्ड मिलेंगे जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला में होंगे. कुछ क्वेश्चंस होंगे जो दो तीन कॉन्सेप्ट को मर्ज करके आएंगे बट वो इतने मुश्किल नहीं होंगे कि आप कर ना सको. तो पॉजिटिव माइंड से अगर आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले को याद कर लेते हैं या फिर आप जो कॉन्सेप्ट है अगर समझे हुए तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके. बिना किसी देरी के आपको मैं वन वन करके 50 क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ. ऑलराइट, सो हियर यू गो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. अ कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर for 2 minutes. The total charge that flow through the conductor is. पहला क्वेश्चन आई गेस कि आप सब कर लेंगे, बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. बट यस, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ना क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को जब सॉल्व करिए तो एकदम से ऐसे मत करिए कि देख के तुरंत आंसर कर दिए. कॉपी पेन का इस्तेमाल कर लीजिएगा, है ना, बिकॉज यहाँ पे यूनिट्स आपको ध्यान देनी है, यूनिट्स में आपको चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, बताइए. देखो, एक कंडक्टर कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कंडक्टर है जिसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है. ठीक है, 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और ये 2 मिनट तक आपकी 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है. टोटल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर. अब हम सभी को पता है कि जो हमारे चार्ज होते हैं, जब भी चार्ज का फ्लो होता है तभी करंट फ्लो करता है, राइट. बिना चार्ज, जब तक हमारा चार्ज एक जगह खड़ा है, स्टैटिक है. हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम यही देखते हैं कि हमारे जो चार्ज हैं वो स्टैटिक है, एक जगह है और वहां से वो सारी चीजें कर रहे हैं. मतलब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड उनके अराउंड है, फोर्स लगा रहे हैं, डाइपोल मोमेंट है, सब उनके अराउंड हो रहा है. लेकिन जब यही चार्ज फ्लो करना शुरू करते हैं तो करंट डेवलप होता है. बस उसी कॉन्सेप्ट पे आपको ये क्वेश्चन करना है यहाँ पे. चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ करेक्ट आंसर. 600 कूलम, 300 कूलम, 1000 कूलम या फिर 1200 कूलम. ओके, चलो फटाफट से यहाँ पे सभी लोग अपना आंसर मैच करो. करेक्ट आंसर है आपका 1600 कूलम. कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने यहाँ पे करंट के लिए? तो देखो, हमारा जो टोटल चार्ज होता है Q इज इक्वल टू I इंटू T होता है. आपको टोटल चार्ज ही निकालना है. करंट दिया हुआ है सीधा सीधा आपको 5 एम्पियर. ठीक है, करंट की वैल्यू 5 एम्पियर दी हुई है. टाइम आपको 2 मिनट दिया है. हमें यहाँ पे मिनट को सेकंड में चेंज करना है. वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें यहाँ मिल जाएगा 120 सेकेंड. सिर्फ अब आपको I इंटू 120 यानी 5 इंटू 120 कर देना है और जो आपका करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी 600 कूलम. राइट, पहला क्वेश्चन सबका करेक्ट हो गया है. अपने कॉपी में मार्क करिए कि आपने एक क्वेश्चन सही किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसको भी देख के मार्क कीजिएगा. एंड में आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आउट ऑफ 50 आपने फिजिक्स के कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं. चलिए, गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज C. ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, राइट, और इसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है? C दिया हुआ है. इफ द एरिया ऑफ द प्लेट इज डबल द कैपेसिटेंस बिकम. आपसे कह रहे हैं कि अभी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनका कैपेसिटेंस C है. अभी हम कह रहे हैं कि इस प्लेट का जो एरिया है, ठीक है,
एरिया हमने डबल कर दिया है, तो अब जो नया कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा? क्या एरिया 2c हो जाएगा? c/2 मतलब एरिया क्या डबल हो जाएगा, या एरिया हाफ हो जाएगा, या एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, या फिर एरिया आपका सेम एज इट इज रहेगा? आपको जो न्यू कैपेसिटेंस है आपको उसके बारे में बताना है। अब यहाँ पे भी देखो सिंपल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला अगर याद होगा कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है आप आंसर निकाल लेंगे। देखिए कैपेसिटेंस के फॉर्मूला हमें जो यहाँ याद रखना है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, राइट? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, इससे हमें क्या पता चला कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? A क्या है आपका? एरिया है, ठीक है? ए आपका एरिया है, दैट मीन्स कि हमारा कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने एरिया डबल किया तो कैपेसिटेंस भी डबल होगा, अगर आपने एरिया हाफ किया तो कैपेसिटेंस भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? यही हमारा कैपेसिटेंस जो है डिस्टेंस के, दो प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे कैपेसिटेंस कम होता जाएगा, जैसे जैसे प्लेट के बीच की दूरियां कम होती जाएंगी कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी 2C, बिकॉज आपने क्या किया? एरिया को डबल कर दिया है, ठीक है? चलिए करेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन सभी का मार्क कर लो अभी करेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अ चार्ज्ड पार्टिकल of charge plus q is placed in a uniform electric field. What will be the direction of the force on the particle? आपको यहाँ क्या पूछ रहे हैं? एक ऑप्शन क्यों गायब है यहाँ पे? ऑल राइट, तो ऑप्शंस के साथ आंसर भी आ रहा है। चलो यहाँ मैं एक और ऑप्शन लिख देती हूँ 0, ठीक है? ये चौथा ऑप्शन था आपका। देखो यहाँ कह रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू का, और उसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मान लीजिए ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लस क्यू चार्ज को रख दिया है, ठीक है? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द पार्टिकल? आपको बताना है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यानी इस चार्ज से जो फोर्स, ये चार्ज जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो अब यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, अपोजिट होगा, परपेंडिकुलर होगा, या जीरो होगा? अभी आपको डायरेक्शन बताना है, ठीक है? याद रखिए आपको डायरेक्शन बताना है यहाँ पे। इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है? यही होता है हमारा फोर्स, राइट? अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स भी लगेगा, यानी जो पार्टिकल है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम डायरेक्शन में वो फोर्स भी लगाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? नेक्स्ट, अ बैटरी, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए हैं हम। अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर 2 ओम एंड 3 ओम। द करंट थ्रू द रेजिस्टर इज, अभी देखो रेजिस्टर्स आपको सीरीज, पैरेलल प्रैक्टिस करना है, सर्किट डायग्राम पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है? किरचॉफ लॉज से रिलेटेड जो सर्किट डायग्राम है आप वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यूजुअली आपको रेजिस्टेंस और जो हमारे पैरेलल और सीरीज है ना उसमें आपको सिर्फ सर्किट दे देंगे, सर्किट से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को आ जाएगा, ठीक है? ये तो आपको क्वेश्चन है जहां पे आपको करंट निकालना है, जिसके लिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकालना होगा। कह रहे हैं कि 2 रेजिस्टर है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, एक आपका 2 ओम है और दूसरा आपका 3 ओम है, राइट? इन दोनों ही रेजिस्टर को आपने किससे जोड़ दिया है? वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। अभी आपको करंट निकालना है। अब देखो हमारा जो करंट है V क्या होता है? I इंटू आर, ओम्स के अकॉर्डिंग आपने यही पढ़ा है, यानी हमें करंट निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? I इज इक्वल टू V बाई आर, यही हो जाएगा। अभी हमें R निकालना है, R कितना आ जाएगा? सिंस कि ये सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 दैट इज 2 प्लस 3 यानी कि 5 ओम। तो रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम,
12 दिया हुआ है हमारा ऑलरेडी। सो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि a battery of 12 volt is connected to a series in a combination, the current through the resistance is वैसे देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर आएगा 2.4 एम्पियर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, राइट। तो अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे हम 2.4 एम्पियर कर देंगे इसको, और ऑप्शन नंबर सेकंड 2.4 एम्पियर, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। ये सिंपल क्वेश्चन है, 12 वोल्ट की बैटरी है जिसको कि आपने सीरीज से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। 2.4 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं था गाइस, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन डाल दिया है करेक्ट वाला। क्लियर है कैसे करना है? चलिए नेक्स्ट, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर is passed through a conductor of resistance 10 ohm. The power dissipated in the conductor is. अब देखिए यहाँ पे आपको करंट दिया हुआ है I इज इक्वल टू कितना, 0.5 एम्पियर, राइट। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। द पावर डिसिपेटेड इन द कंडक्टर, आपको यहाँ पावर निकालना है, ठीक है। पावर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करोगे, जल्दी से पहले आप लोग फॉर्मूला याद कीजिए और उसके बाद मुझे सॉल्व करके आंसर बताइए कितना आ रहा है। ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ना, इनसे ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। बस क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज, थोड़ा सा फॉर्मेट है ना, वो चेंज कर सकते हैं आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। बस ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज जो है इनको आपको बस दिमाग में रखना है, आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2.5 वॉट। अब ये आया कैसे, पावर क्या होता है हमारा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये वाला फॉर्मूला आप सबने पहले भी निकाल रखा होगा, ठीक है। आई की वैल्यू दी हुई है तो आई की जगह आपने क्या रख देना है, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, आर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा जब, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, 5/10, 5/10 कर लो, मल्टीप्लाई 10, सबसे इजी है ये सॉल्यूशन। 5 5 से 25, 25/10 हो जाएगा आपका 2.5 वॉट। तो अभी रिस्क नहीं लेना है, सॉल्व करके खुद से देखना है। करेक्ट आंसर आ गया 2.5 वॉट, ठीक है। चलो ये तो आसान था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। इफ the length of the wire is double and its cross sectional area is half, the new resistance will be। चलिए जल्दी से सॉल्व करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस, इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। हाँ जी, क्या लग रहा है, क्या होगा यहाँ करेक्ट आंसर? यस, वायर हैज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 8 ओम, ठीक है। आपने क्या किया, उस वायर की लेंथ, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, तो जब आपने उसकी जो लेंथ है उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया जो था उसका आपने हाफ कर दिया, ठीक है। द न्यू रेजिस्टेंस विल बी, तो देखो ओल्ड रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या पढ़ा है अपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने यही पढ़ा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये तो आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस था वायर का, ठीक। अभी आपने क्या किया, अभी आपने जो लेंथ थी उसको डबल कर दी, तो बस एज इट इज फॉर्मूला लिखिए। नया जो रेजिस्टेंस आएगा आपका यहाँ पे 2L हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया, यानी A/2, तो ये 2 आपका ऊपर आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये हमारा हो गया 4, 2 इंटू 2 4, ठीक है, L/A। दैट मीन्स कि हमारा जो नया रेजिस्टेंस है वो हो गया 4R। पहले R था, जब आपने वायर की लेंथ को बढ़ा दिया, डबल कर दिया, एरिया को आधा कर दिया, तो अब वही उस वायर का जो रेजिस्टेंस था वो 4 गुना हो जाएगा। कैसे होगा, सीधा फॉर्मूले पे रख दिया। यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है।
सो अब 4 इंटू आर कर दीजिए, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू 2, ठीक है। तो अब हमारा जो 8 है और हमारा जो नया रेजिस्टेंस है दैट विल बी योर 2, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। अभी देखो 4 इंटू 4 आर हो गया, 4 इंटू 4 8 32, ये यहाँ पे आंसर आएगा आपका 32 ओम। इसको करेक्ट कर लीजिए, 16 नहीं है 32 ओम आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस है अभी क्या हो जा रहा है 4 टाइम्स हो जा रहा है। डबलिंग द लेंथ एंड हाफिंग द रिजल्ट विल बिकम 4 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। सो द न्यू रेजिस्टेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा 32, क्योंकि 4 टाइम्स हो गया ओरिजिनल वैल्यू के, 8 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q is E is equal to 100 Newton per coulomb, right? If the distance from the charge is doubled, the electric field becomes, again इजी क्वेश्चन आ गया। देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एट अ पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आप सभी भी क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व कीजिए, ठीक है, और जो भी आपके आंसर आ रहे हैं उनको मैच करते जाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। ऑलराइट, चलिए बताइए, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q इज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 100 न्यूटन पर कूलम। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इज डबल, अब अगर आपने चार्ज से डिस्टेंस डबल कर दिया, ठीक है, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इज डबल द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे सबको याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 100 न्यूटन पर कूलम है, आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ये बढ़ेगा उतना ये घटेगा, ठीक है। जब ये डबल होगा, आर स्क्वायर जब डबल हो जाएगा तो यानी कि ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 100 है, 100 को 4 से डिवाइड करो तो 25 न्यूटन पर कूलम आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है? सिंपल सेम फॉर्मूला बेस्ड है, बस आपको क्वेश्चन डायरेक्ट न्यूमेरिकल की वैल्यू ना दे करके आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a current of 5 ampere flows through a long straight conductor। अब ध्यान से सुनना, एक करंट है, ठीक है, flows through a long straight conductor, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है और उसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। the magnetic field at a point 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कंडक्टर। इसको ऐसे बना लो, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक पॉइंट है, आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अभी देखो होता क्या है कि जब भी हमारा कोई करंट है, ठीक है, जैसे एक मान लो कंडक्टर है, कंडक्टर से कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों तरफ क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा है तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज करंट डेवलप, एंड ड्यू टू द करंट फ्लो व्हाट हैपन, द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट अराउंड द कंडक्टर, ठीक है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब मान लो कि जो भी उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कहीं एक पॉइंट बी है जो उस कंडक्टर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। आपको बताना है कि उस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? देखो जैसे जैसे हम जितना पास आते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होता जाता है, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड का भी कम होता जाता है। तो अभी आपको सिर्फ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया? बताना क्या है आपको? चलिए, तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बायोट-सेवर्ट लॉ आप सभी को याद होगा, ठीक है। अब बायोट-सेवर्ट लॉ के आधार पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन निकालना है। क्या फॉर्मूला है बायोट-सेवर्ट का? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 2 पाई R, ठीक है। आप अपना फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा जो बायोट-सेवर्ट लॉ है, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर बाय द फॉर्मूला म्यू नॉट I 2 पाई R। I दिया हुआ है आपका 5 एम्पियर, डिस्टेंस दिया है 0.1,
म्यू नॉट की जगह आप वैल्यू रख देंगे 4 इंटू 10⁻⁻7, ये म्यू नॉट की वैल्यू होती है। आई की वैल्यू आपको 5 दी गई है, 2 पाई मल्टीप्लाई डिस्टेंस, तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे? 4 इंटू 10⁻⁻5। एक बार खुद से भी सॉल्व कर लेना। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, कि क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। आपको बताना है कि इस दूरी पर, इतनी दूरी पर, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इसी तरह अभी 10 सेंटीमीटर दिया है, आपको 20 सेंटीमीटर पे भी पूछ लेंगे, ठीक है, आपको 1 मीटर पे भी पूछ लेंगे, तो आपको बस सिंपल फॉर्मूला लगा के आंसर दिखाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, चलो इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको गिवन ही है, पहले से ही गिवन है, बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन आप देख लीजिए पहले क्या है। अ सोलेनॉइड हैज 100,000 टर्न एंड अ लेंथ ऑफ 0.5 मीटर। If a current of 2 ampere flows through it, the magnetic field at the center of solenoid। आंसर दिया हुआ है, कोई नहीं, हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। देखो सोलेनॉइड क्या होता है, अब मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ठीक है, एक वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, इतना तो सब अग्री करते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो हमारा वायर था ना, उसको हमने गोल 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 घुमा लिया और एक सिलेंड्रिकल शेप दे दिया। मतलब अब ये जो वायर था उसको हमने इस तरह से घुमा करके सिलेंड्रिकल शेप दे दिया है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, राइट। अब ये एक सोलेनॉइड बन गया। आपसे क्या पूछ रहे हैं कि ये जो वायर है, इस पूरे वायर की लेंथ कितनी है, 0.5 मीटर दी हुई है, और करंट कितना है, 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और ये जो टर्न है, ये कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, 1000 बार आपने इनकी कॉइलिंग की हुई है, 1000 बार आपने कॉइलिंग की है। आपसे पूछ रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, तो इस सोलेनॉइड के सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अब इसके लिए फॉर्मूला हमने क्या याद किया है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई एल, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला इसके लिए। अब देखो यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज दी गई है, 1000 लेंथ दिया है, करंट दिया है, आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू रखा, आपको आंसर आ गया 4 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। नेक्स्ट, क्या हो रहा है भाई, ये सारे क्यों आंसर आते जा रहे हैं, मैं एक बार चेक कर लूं। ओके, चलिए कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन में कुछ तो ऑलराइट। चलो ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आंसर दिया है, कोई बात नहीं, हमारा मोटो है यहाँ पे प्रैक्टिस करने का, राइट। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q, ठीक है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q इज प्लेस्ड, a particle of charge q 2 into 10 to the power minus 5 coulomb and the velocity v is equal to 3 into 10 to the power 4 meter per second enters in a magnetic field strength b, the force on the particle is। अब पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है चार्ज, ठीक है, चार्ज क्या है, एक पार्टिकल ही होता है, q जिसकी वैल्यू है इतनी, 2 इंटू दी, चलो कुछ भी वैल्यू है, वेलोसिटी है 3 दिया हुआ है, ठीक है, और वो कहां पार्टिकल एंटर कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। अब मान लीजिए कि ये हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज एंटर कर गया। अब सोचो मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर एक चार्ज एंटर कर दिया, और वो चार्ज कितनी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, 3 इंटू 10 टू द पावर 4 वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, और उस चार्ज की खुद की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 टू द पावर -5 है, राइट। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे फोर्स ऑन द पार्टिकल, अब ऑब्वियसली अगर आपके घर के अंदर कोई आएगा
तो आप उस पर फोर्स तो लगाओगे ना, आप नहीं चाहोगे ना कि भाई तुम क्यों आ रहे हो मेरे घर में, बाहर निकलो मेरे घर से, राइट? अगर आप उसको नहीं पसंद करोगे तो उसी तरह जब चार्ज अंदर घुसेगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड भी उस पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा कि भाई तुम क्यों आए हो मेरे अंदर, राइट? तो अब वही फोर्स आपको निकालना है, द फोर्स ऑन द पार्टिकल। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इस चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा वो आपको बताना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी इंटू बी। सारी वैल्यूज आपको पता है, यहाँ पे सारी वैल्यूज दी गई है, बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है? 2 इंटू 10 टू द पावर -5, 3 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 0.2। तो जब आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर 1 2 है, मे बी आपका अलग भी आ सकता है, बट एक बार न्यूमेरिकल है, आप वैल्यूज को एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, फॉर्मूला आपका यही लगेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। एक और क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड से ही है, अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है? डोंट वरी, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, ठीक है? सॉरी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से आप एक बार इसको डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, ठीक है? अभी के लिए पहले फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो साथ में। एक मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला, ठीक है? एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर जिसका लेंथ दिया है 1 मीटर, राइट? 1 मीटर की लेंथ है। इफ द करंट इन द कंडक्टर इज 2 एम्पियर, अब अगर कंडक्टर में जो करंट है वो 2 एम्पियर है, एंड द एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द करंट इज 90 डिग्री, द फोर्स ऑन द कंडक्टर इज। तो देखो यहाँ पे जो हम फोर्स लगाएंगे, क्वेश्चन समझ में आया यहाँ पे क्या कह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड फिर से दिया हुआ है, ठीक है? और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है, 0.5 टेस्ला दी है, राइट? एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर लेंथ 1 मीटर। अब मान लो कि इसके बीच में एक मीटर का कंडक्टर रख दिया गया जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, राइट? द एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द करंट इज 90 डिग्री। अब मान लो मैंने तो ऐसे लगा दिया है, मान लो कि ये कंडक्टर इस तरह रखा है, तो फील्ड का ये हमारा कंडक्टर और ये हमारा फील्ड, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आपको बताना है कि कितना फोर्स लगेगा, इसके अंदर जो चार्ज है जिनकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है उस पर कितना फोर्स लगने वाला है। तो वहां पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं BIL sin थीटा। सारी वैल्यूज दी गई है आपको, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, लेंथ, एंगल, सभी कुछ दिया गया है। आप सॉल्व करेंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन। सो इस तरीके से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैग्नेटिक फील्ड से मोस्टली आपको न्यूमेरिकल इस टाइप के ही पूछे जाएंगे। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलो फाइनली इसका नहीं दिया हुआ है आंसर। अ कॉइल हैज 200 टर्न्स एंड एन एरिया ऑफ 0.01 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? एक कॉइल है फिर से जिसका 200 टर्न्स दिया है, यानी n दिया है 200, एरिया दिया हुआ है 0.01 मीटर स्क्वायर, राइट? द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द कॉइल changes from 0.5 टेस्ला to 1.5 टेस्ला in 0.02 सेकेंड। अभी यहाँ पे टाइम भी दिया है 0.02 सेकेंड, और जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है, वो कितना चेंज हो रहा है आपका मैग्नेटिक, द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0.5 से 1.5 चेंज हो रहा है। व्हाट इज द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल? अब देखो इंड्यूस्ड EMF पूछा जा रहा है। इंड्यूस्ड का मतलब समझ में आता है कि किसी की वजह से अगर कोई इंड्यूस हो जा रहा है, जैसे किसी को पढ़ता हुआ देख करके आपका भी मन कर गया पढ़ने का। तो अब मान लीजिए कि कहीं पे कोई कॉइल है, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जो बगल में एक कॉइल रखा हुआ है उस कॉइल में EMF जनरेट हो गया, ठीक है? फैराडेज के लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडेज ने यही तो एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने एक वायर, करंट कैरिंग वायर लगा दिया था, बैटरी से जोड़ दिया था, और अब क्या हुआ कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया गया उस वायर के आसपास, अब उसमें क्या हुआ, पहले EMF जनरेट हुआ, EMF के बाद उसमें करंट फ्लो करने लग गया। तो बस आपको यहाँ पे यही बताना है कि इंड्यूस्ड EMF कितना इंड्यूस्ड EMF होगा, मतलब जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो कितना EMF इंड्यूस्ड होगा।
क्वेश्चन क्लियर है? चलो अब देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला आपका क्या लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का एन डी फाई बाई डी टी। ये डी फाई क्या होता है आपका? डी फाई आपका होता है यहाँ पे फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? देखो फ्लक्स का मतलब होता है कि जो फील्ड लाइन होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उस उस सब्सटेंस से, जैसे मान लो कोई एक सरफेस है, तो उस सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही होती है, कितने एरिया पे, कितने एरिया को में निकल रही होती है, वही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बताता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होती है जितने एरिया से। ठीक है, तो देखो फ्लक्स को B इंटू ए से हमने कह दिया, फील्ड लाइन इंटू एरिया, राइट। अब माइनस एन, नंबर ऑफ टर्न्स कितना था? 200 था। ठीक है, 1.5 माइनस 0.5, ये किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड के लिए, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज कर रहे हैं ना, बार बार चेंज कर रहे हैं, तो 1.5 से फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, मल्टीप्लाई एरिया आपका दिया हुआ है 0.01, राइट, डिवाइडेड बाई टाइम आपने देख लिया, करेक्ट आंसर आ गया 100 वोल्ट, राइट। तो इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसका एरिया दिया हुआ है 0.05 मीटर स्क्वायर, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। उसको कहाँ रखा गया है? मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है। इफ द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल टू द लूप इज 30 डिग्री, what is the magnetic flux through the loop? अभी क्या है कि अब आपके मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर वायर की लूप रख दी गई है। ठीक है, अ रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 2 टेस्ला का। इसमें आपने क्या रख दिया? एक रेक्टेंगुलर, मेरा स्क्वायर बन गया है, रेक्टेंगल रख लेना। ठीक है, अगर एंगल उस मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द लूप के बीच में जो एंगल है वो आपने इस तरीके से रखा है कि दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? चलो देखो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है हमारा? बी ए कॉस थीटा। ठीक है, सब कुछ वैल्यू दी गई है आपको, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, एरिया दिया हुआ है, कॉस 30 डिग्री, वैल्यू रखेंगे तो 0.1 वेबर विल बी द आंसर। तो ये जितने भी फॉर्मूला आज आप यहाँ पे कर रहे हैं, सभी फॉर्मूले को एक बार आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंस, जो इस क्लास का इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो यही है कि आपको मैं वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिवाइज करवा दूं जिनसे कि आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको जो फोकस करना है वो किस पे फोकस करना है कि किस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑलराइट, बाकी तो न्यूमेरिकल वैल्यूज तो आप सॉल्व कर लेंगे, उसमें तो आप माहिर है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलेनॉइड हैज 500 टर्न्स, कैरीज करंट 2 एम्पियर, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड इज 2 into 10 to the power -4। देखो ये 10 to the power -4 है। ठीक है, ये 2 into 10 to the power -4 है, राइट, और ये मीटर स्क्वायर है, एंड इट्स लेंथ इज 0.2 मीटर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड? अभी वही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखो आपको सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, राइट। क्या फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाने वाले हैं? सेम वही फॉर्मूला लगेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N बाई L I। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 एम्पियर आपको 500 टर्न्स दिया है, लेंथ दिया हुआ है, सब कुछ वैल्यू दी गई है, 1 टेस्ला आंसर आ जाएगा। तो सेम फॉर्मूले पे ही ये क्वेश्चन था आपका, बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है। नेक्स्ट, a current of 5 ampere flows through a wire of resistance 2 ohm. The current is switched off suddenly. बात समझ में आया कि एक करंट है, ठीक है, 5 एम्पियर की, एक वायर में फ्लो हो रही है 5 एम्पियर की करंट, राइट, और उसका रेजिस्टेंस इसमें कितना दिया हुआ है? 2 ओम, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम। द करंट इज स्विच्ड ऑफ सडनली, और सडनली क्या हुआ? लाइट चली गई, करंट स्विच ऑफ हो गया। इफ
The self inductance of the coil is 4H, the induced EMF of the coil. अब देखो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस और इंड्यूस्ड EMF के बीच में क्वेश्चन है। दो तरीके का इंडक्टेंस आपने पढ़ा है, एक सेल्फ और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया सेल्फ इंडक्टेंस है। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या फॉर्मूला यहाँ पे आप अप्लाई करने वाले हैं, फटाफट से बताइए, आ रहा है दिमाग में क्वेश्चन? चलो देखो, जो क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ करवा रही हूँ ना, अगर आप करिए तो मेरे साथ साथ चलते हुए वीडियो को पॉज करिए, पहले उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद आप मेरे आंसर्स को देखिएगा, ऑलराइट, कि आपका करेक्ट हो रहा है या नहीं करेक्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, -LdI/dt, ठीक है। अब सिंस द करंट इज स्विच ऑफ, तो di/dt इज मैक्सिमम, यूजिंग L इज इक्वल टू 4H, I इज इक्वल टू ये, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होगा, सारी वैल्यूज दी गई है आपको, रेट और यहाँ पे टाइम 20 वोल्ट, सो द एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 20 वोल्ट आ जाएगी। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड चेंज यूनिफॉर्मली विद टाइम फ्रॉम 0.5 टेस्ला टू 0.15 सेकेंड में, ठीक है। एरिया दिया हुआ है, 50 टर्न्स दिए हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ से आपको क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, बैक टू बैक क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए आपको ये सारे फॉर्मूले पे क्वेश्चंस करवाया जा रहा है। चलो इसको बताओ, सारे अभी आपने जस्ट किया है, ठीक है, उन्हीं सारे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सेम फॉर्मूला, अभी यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, N/d∅/dt, d∅ क्या होता है, B इंटू A होता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है 1 से 0.5 पे, एरिया दिया है 0.1। अब बताइए, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक और क्वेश्चन में सेम फॉर्मूले पे क्वेश्चन किया था, तो बस इसी तरह से आपको क्वेश्चंस को घुमा फिरा के दिया जाएगा, आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं। A coil of resistance 10 ohm and the inductance 2H is connected to a AC supply of frequency 50 Hz. The impedance of the circuit is, अभी impedance भी important है, impedance Z, ठीक है, इससे भी आपको क्वेश्चंस आएंगे। चलो बताओ, पहले खुद से इसको सॉल्व करिए, फिर मुझे आंसर बताइए। हो पा रहा है आंसर? देखो, a coil of resistance 10 ohm and the inductance 2H is connected to a AC supply of frequency 50 Hz. The impedance of the circuit is, अभी impedance अगर आपको याद है तो क्या है फॉर्मूला impedance का, Z is equal to √R² प्लस XL होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था impedance का, राइट। इंपिडेंस क्या है, इंपिडेंस आपका एक तरीके का रेजिस्टेंस ही होता है जो एलसीआर सर्किट में आपको मिलता है, मतलब एक ऐसी सर्किट जिसके अंदर आपको एलसीआर तीनों ही दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें आपको इंपिडेंस बताना है। अब जो एक्सएल होता है, इसकी क्या वैल्यू होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। डायरेक्ट आपको ये निकालने के लिए दे दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस सबको दे करके, तो ये चीज आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। सो बस अब देखो यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज दी गई है, एक्सेल पहले निकाल लीजिए, आपको फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज और इंडक्टेंस दिया है 2H, तो पहले एक्सेल निकाल लेंगे, 628 आ जाएगा। देन रेजिस्टेंस दिया ही हुआ है 10 ओम, 10 इंटू 628 का होल स्क्वायर करेंगे, 15 ओम आपका आंसर आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है इसका, बट कोई बात नहीं, आप सॉल्व करिए। इन एन एसी सर्किट इफ द रेजिस्टेंस इज, अब एसी सर्किट की बात चल रही है, एसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, एंड जो वोल्टेज दिया हुआ है V, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 20 sin 100 पाई t, ठीक है, ये आपका वोल्टेज दिया हुआ है। द करंट क्या होगा, करंट कैसे निकालेंगे हम यहाँ, तो देखो हमारे एसी के लिए जो वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t, राइट। अभी V0 कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट, राइट। कैसे निकाल लिया हमने, यहां से हमें पता चल गया V0 20।
आर दिया हुआ है 10 ओम। तो हमें अब बाकी ये तो हमारा फेज बताता है ना, ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, ये तो हमारा फेज हो गया। यहां से हमें क्या मिल गया, वी नॉट की वैल्यू मिल गई 20। तो अब देखो वी नॉट आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर, यही हमारे ओम्स लॉ में होता है। तो ये 20 है, ये 10 है, आंसर आ गया 2 एम्पियर। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था, देख के आपको कितना टफ लग रहा था कि अरे भाई ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन है। तो इसी तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरह जैसे यहाँ वोल्टेज दिया है हमारा एसी के लिए, जो करंट होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये तो वोल्टेज दिया हुआ है। अगर अभी मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन होता जिसमें आपको करंट दिया होता, तो आई क्या हो जाता, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आप मान लो आपको वोल्टेज निकालने के लिए देते, राइट, और करंट दे दिए होते, यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू मिल गई होती, तो यहाँ से आप आई नॉट निकाल लेते, फॉर्मूले में रखते और आपको वोल्टेज मिल जाता। तो बस इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। A capacitor of a capacitance 10 mu f is connected to 100 volt AC supply of the frequency 50. The reactance of the capacitor. अभी देखो यहाँ पे जो हमारी सर्किट है, ठीक है, ये हमारी जो सर्किट है इसमें हमारा जो कैपेसिटेंस है 10 म्यू एफ को कनेक्ट किया गया है किससे, 100 वोल्ट की एसी से, ठीक है। किससे कनेक्ट किया गया है, 100 वोल्ट एसी से कनेक्ट किया गया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। आपको यहां निकालना है द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर का रिएक्टेंस यहां कितना होगा, फिर से सेम फॉर्मूला। अब देखो हमने अभी इंडक्टेंस एक्सेल निकाला था, जो कैपेसिटेंस, जो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंस होगा कैपेसिटेंस का एक्स सी, वो क्या हो जाता है 1/2 पाई एफ सी। वहां एक्सएल क्या था, 2 पाई एफ एल, ठीक है। फॉर्मूला याद आ रहा है सभी को, बस इसी तरह याद रखना है। एक्सएल क्या था, 2 पाई एफ एल था, ठीक है। एक्सी क्या है, 1/2 पाई एफ सी, सिंपल। तो अब बस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को रखिए, 318 ओम को आंसर मार्क कीजिए। क्लियर है। सो ये क्या है, कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन अ एसी सर्किट इफ द वोल्टेज इज गिवन बाय V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, द इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा। तो अब देखो यहाँ पावर होता है V इंटू आई, V की वैल्यू दी हुई है V नॉट साइन ओमेगा टी, राइट, और I क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। वैल्यूज को रखेंगे, आपको क्या वैल्यू निकल करके आ जाएगी, V नॉट साइन स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4। क्या हो रहा है भाई, सारे आंसर्स क्यों गिवन है यहाँ पे, है ना। चलो कोई बात नहीं, इसको आप एज अ प्रैक्टिस सेशन ही ले लीजिए। आपके लिए मैं मॉक टेस्ट अलग से लेकर के आऊंगी, अभी फिलहाल आप प्रैक्टिस कर लीजिए सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। द स्पीड ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ वैक्यूम इज c इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। ये 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है। इफ द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 600 नैनोमीटर, द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो देखो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है c स्पीड होती है, वेवलेंथ लैम्डा, c इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा, ठीक है। तो अब यहां से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, क्या हो जाएगी c बाई लैम्डा। आपको यहाँ पे स्पीड दी गई है वैक्यूम में 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 600 नैनोमीटर वेवलेंथ दिया गया है। तो बस अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, पहले वेवलेंथ किस में है, नैनोमीटर में, मीटर में चेंज कर लीजिए, 10 टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को रखिए, 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज आपका करेक्ट आंसर है। इस फॉर्मूले पे भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जितने फॉर्मूले आज आपने किए हैं यहाँ पे, गारंटी है आपको इन सभी फॉर्मूले से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। चलो शुगर है इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, चलिए ट्राई करिए। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। कह रहे हैं कि अगर कोई फोटोन है, फोटोन क्या होता है, पार्टिकल्स, एनर्जी पैकेट्स होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर कोई फोटोन है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, उसकी जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डबल,
व्हाट हैपन टू एनर्जी ऑफ द फोटोन। ओ माय गॉड, इतना इजी क्वेश्चन तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आपके लिए, बट ठीक है। कह रहे हैं सिंपल सिंपल कि जो हमारी एनर्जी है फोटोन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, अब अगर आपने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी को ही डबल कर दिया तो ऑब्वियसली हमारी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, डबल ही हो जाएगी ना। क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिक्स के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अ कॉनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ, ठीक है, एक कॉनकेव मिरर है और उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी जो हमारा यू है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को यू से दिखाते हैं, यू कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। द इमेज फॉर्म्ड इज, कैसी इमेज बनेगी, देखो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, यानी कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है जिसकी दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, और इसका जो फोकल लेंथ है, यानी यहाँ पे कहीं पे आपकी जो फोकस है, जो इमेज है यहाँ पे बन रही है, यानी ये दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज की दूरी कितनी होगी और वो इमेज कैसा बनेगा। तो देखो कॉनकेव है तो इमेज हमारी रियल, इन्वर्टेड और 60 सेंटीमीटर पे बनेगा। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे फोकल लेंथ को -15 और मिरर के डिस्टेंस को -30 क्यों रखा गया है, क्योंकि देखो जब भी हमारा, जैसे मान लो कि यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, लाइट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है और अगर हमें फोकल लेंथ इस डायरेक्शन में मिल रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमेशा ये वैल्यूज हमारी किस में आएंगी, माइनस में आएंगी। ठीक है, अगर लाइट के डायरेक्शन में ही फोकल लेंथ और हमारा ऑब्जेक्ट होता तो वहां पे हम पॉजिटिव वैल्यू रखते। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -60, मतलब 60 सेंटीमीटर पर आपको इमेज मिलेगा, और ये भी माइनस है क्योंकि ये अभी आपको अपोजिट, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, राइट। अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आ जाते हैं। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज 500 नैनोमीटर। तो यंग डबल स्लिट में जो वेवलेंथ है वो 500 नैनोमीटर है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, जो स्मॉल डी है, दोनों स्लिट के बीच में डिस्टेंस वो है 0.2 मिलीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज, यानी उन दोनों स्लिट और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपका 2 मीटर। आपको फ्रिंज विड्थ निकालना है। फ्रिंज क्या होता है, देखो जो इमेज बनती है ना वो हमारी फ्रिंज में डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट फ्रिंज बनती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि द फ्रिंज विड्थ, कितनी विड्थ का फ्रिंज बनेगा। ठीक है, तो अब उसके लिए फ्रिंज विड्थ के लिए हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखो फ्रिंज को बीटा से दिखाया जाता है, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, यूनिट को आप बस चेंज कर लीजिए, मिलीमीटर को मीटर में, नैनोमीटर को मीटर में चेंज कीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1 मिलीमीटर। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल द फ्रिंज विड्थ इज, अब देखो यहाँ पे अभी आपने क्या देखा कि हमारा जो फ्रिंज विड्थ था बीटा, ठीक है, वो क्या था हमारा फ्रिंज विड्थ, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, यही था आपने। ठीक है, यही फॉर्मूला भी आपने देखा। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें यही पता चला कि हमारा जो फ्रिंज विड्थ है वो किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। यानी वेवलेंथ ज्यादा होगा तो फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा होगा। अगर कोई जो लाइट आ रही है उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा तो फ्रिंज का विड्थ भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपने वेवलेंथ को डबल कर दिया तो उस हिसाब से हमारा जो फ्रिंज विड्थ बनेगा वो भी तो डबल ही हो जाएगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज 1.5, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। यस, स्नेल्स का लॉ लगेगा यहाँ पे, मैंने बता दिया। चलिए
आई होप कि आपको ये खुद से भी पता होगा कि सीधा सीधा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, राइट। तो देखो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का दिया हुआ है कितना, एक मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ठीक है। तो ये हमारा N2 बाई N1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडिया का हो जाएगा। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R इज इक्वल टू साइन 30 बाई 1.5। तो सिंपल आप यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालेंगे और आपका 18.43 आएगा। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज 500 नैनोमीटर, ठीक है। When the light enters in a medium of refractive index 1.5, the wavelength of light in the medium, फिर से उसी फॉर्मूले पे बेस्ड आपको क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। देखो हमारा जो यहाँ पे मीडियम का जो वेवलेंथ है मीडियम का, ठीक है, ये मीडियम का जो वेवलेंथ है वो हमारे एयर के वेवलेंथ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, राइट। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो मीडियम को निकाल लेंगे 500 डिवाइडेड बाय 1.5, 300 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज लैम्डा बाई डी, 2 लैम्डा बाई डी, डी बाई लैम्डा, लैम्डा बाई डी। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब क्या होता है कि एकदम सेंटर में जो फ्रिंज विड्थ बनती है ना, फ्रिंज बनते हैं, उसको सेंट्रल मैक्सिमा, जो सबसे ज्यादा बनता है, ठीक है, सबसे ज्यादा पीक आपको उसी सेंटर का मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 2 लैम्डा बाई डी, द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा थीटा क्या होता है 2 लैम्डा बाई डी, right, where lambda is the wavelength, distance is d, small d is the distance between the slit। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। कभी कभी अभी तो आपको सिर्फ डायरेक्ट बता दिया गया है, आपको कभी कभी ये एंगल निकालने के लिए दे देंगे, कभी कभी ये एंगल दे देंगे, वेवलेंथ दे देंगे, स्लिट निकालने के लिए दे देंगे। तो इसी फॉर्मूले पे 2-3 तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। The fringe pattern in young double slit experiment is formed due to, बताओ फ्रिंज पैटर्न क्या होता है, वही डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट वाला, हो पा रहा है। फ्रिंज पैटर्न इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। देखो सबका मतलब आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है हमारे साथ, सीधा एक लाइट आती है, इंसिडेंट होती है, एक नॉर्मल पे गिरती है और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट। इंटरफेरेंस में हमें क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं। जब एक ही फेज में लाइट आ रही होती है तो कंस्ट्रक्टिव, और अगर अपोजिट है तो डिस्ट्रक्टिव। तो अगर एक ही फेज में है कंस्ट्रक्टिव है तो हमें डार्क बैंड, और तो हमें वहां पे बैंड्स मिलते हैं अलग अलग, डार्क और लाइट बैंड्स मिलते हैं। मतलब जहां पे फेज अपोजिट हो जा रहा है वहां पे आपको क्या मिल जाएंगे, कोई बैंड ही नहीं मिलेगा दिखने को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस की वजह से। The critical angle for total internal reflection in a medium with refractive index mu is, total internal reflection सबको पता है दो मीडियम की वजह से होता है, डेंसर टू रेयरर में जब लाइट हमारी जाती है, ठीक है, और जब तक वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्रिटिकल एंगल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, दैट इज sin 1 by mu। ये याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। Next, the de Broglie wavelength of an electron is related to its momentum by the equation lambda is equal to h by p, ठीक है। p क्या है, मोमेंटम है। If the electron is accelerated through a potential difference v, अगर एक इलेक्ट्रॉन को v पोटेंशियल डिफरेंस से धक्का मार दिया गया है आगे, तो its kinetic energy k is e into v। the de Broglie wavelength क्या होगा। अब देखो मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है, राइट। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है यहाँ पे, E इंटू, ये हमारी E वोल्ट काइनेटिक एनर्जी दी गई है, राइट। आपको बताना है यहाँ पे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा। तो देखो
द मोमेंटम P हमारा 2 MeV, अभी यहाँ पे V क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी E इंटू V, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो द मोमेंटम P इज इक्वल टू 2 MeV यूजिंग द डी ब्रोगली रिलेशन, करेक्ट आंसर H बाई 2 MeV। यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जब रिलेशन निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², यही होता है ना काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या दी है, ev हाफ mv²। अब अगर हम यहां से देखें तो ev इधर आ गया, 2ev इज इक्वल टू mv इंटू v, ये mv क्या है, mv आपका p ही तो है ना, और ये एक v यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, तो हमारे जो मोमेंटम है वो 2meV आ जाएगा। ओके, इसका आंसर फिर से गिवन है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी v इज लैम्डा, इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डबल द डी ब्रोगली वेवलेंथ बिकम्स, क्या होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा, लैम्डा बाई 4 और लैम्डा, बताइए डी ब्रोगली वेवलेंथ यहाँ पे क्या होने वाला है। चले बढ़े आगे, तो सिंपल है, आपका लैम्डा बाई 2 ही होगा, अभी अभी जस्ट आपने किया है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h बाई p, यानी h बाई m इंटू वी, इफ द वेलोसिटी डबल तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, हाफ, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा क्या है, वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर वेलोसिटी डबल होगी तो ये आधी हो जाएगी। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, द स्टॉपिक पोटेंशियल इज 2 वोल्ट, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, एक्सपेरिमेंट में जो स्टॉपिक पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी V1 इज यूज्ड, अगर V1 फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज की गई है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज टू V2, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी, ये ऐसे लिखो, ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी 1 है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी 2 है, the stopping potential becomes 4 volt, the work function of the metal is, देखो यहाँ पे आपको कुछ समझना पड़ेगा थोड़ा सा, जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है ना, वो क्या होती है कि जब भी हमारी एनर्जी, जिस एनर्जी से हमारे जो फोटॉन्स है, अगर किसी मेटल के सरफेस से टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, राइट। अब जो एनर्जी से हमारे वो टकरा रहे हैं, तो वहां पे दो चीजें हो रही हैं, कुछ एनर्जी जो है पहले इस्तेमाल की जा रही है इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में, और फिर वहां से, मतलब वहां पे कुछ काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल हो रही है कि उसको मूव करा रही है, और फिर वहां से कुछ एनर्जी यूज हो रही है उसको बाहर निकालने में, ठीक है। तो अब द वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे मेटल का, तो देखो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है h म्यू बाई फाई, ये फाई क्या है आपका वर्क फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको वैल्यूज को रखेंगे तो वर्क फंक्शन आपका 2e म्यू हो जाएगा। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज रिलेटेड टू वेवलेंथ, ठीक है, एनर्जी रिलेटेड दिया हुआ है, E इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला है एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। ये सी बाई लैम्डा कहाँ से आया, एच म्यू से आया, तो म्यू क्या है, सी बाई लैम्डा। इफ द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन डबल, देखो वेवलेंथ को डबल कर दिया गया है, एनर्जी क्या है, आपसे एनर्जी पूछी गई है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ को डबल किया गया, एनर्जी क्या होगी, हाफ हो जाएगी। The work function of a metal is 1.2 eV, work function 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। The threshold frequency of the photo emission is, threshold frequency कितनी हो जाएगी इसकी, सिंपल, the threshold frequency 5 म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क फंक्शन बाई h, ठीक है, यहां से आप फॉर्मूला लगा लीजिए 1.2 h। The binding energy per nucleon of a nucleus is, बाइंडिंग एनर्जी पे भी आपको न्यूमेरिकल्स या फिर आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट भी आपको करके जाने हैं, ठीक है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ न्यूक्लियस, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स, total binding energy of the nucleus, energy required to assemble the nucleus from nucleon, energy required to bring the nucleus to its ground state। बताइए क्या होता है binding energy per nucleon। So it is
The energy, binding energy per nucleon is the energy required to separate a nucleus into its individual protons and the न्यूट्रॉन्स। तो बाइंडिंग एनर्जी नाम से आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई ऐसी एनर्जी होगी जो बाइंड कर रही होगी, बट ये वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे प्रोटॉन और जो हमारे न्यूट्रॉन होते हैं इनको अलग करते हैं। तो इनको अलग करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इंडिविजुअल न्यूक्लियन। The energy released in a fission reaction is mainly due to, दो तरह के रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आपने पढ़े, फिजन और फ्यूजन। फिजन में हैवी पार्टिकल स्मॉलर में ब्रेक होता है, फ्यूजन में स्मॉलर आपस में जुड़ के हैवी पार्टिकल बनाते हैं। तो जब फिजन हो रहा होता है, ठीक है, द एनर्जी रिलीज इन अ फिजन रिएक्शन इज मेनली ड्यू टू release of neutron, gamma rays, conversion of mass into energy, emission of beta particle। तो ये तो बहुत आसान है, देखो यहाँ पे conversion of mass into energy। So the energy released in fission comes from the conversion of small amount of mass into energy। तो जो mass है वो energy में convert हो रहा है और वही उसका E is equal to mc square के according energy release होती है। If a nucleus undergo alpha decay, the atomic number and the mass number of a daughter nucleus। ठीक है, अगर कोई न्यूक्लियस है और उसमें अल्फा डिके होता है तो बताओ मास नंबर और एटॉमिक नंबर पे क्या चेंजेस आएंगे। गामा में तो कोई चेंज नहीं आता है, ना मास पे आता है ना नंबर पे आता है, बीटा में केवल एक पे आता है, अल्फा में दोनों पे आता है। अब आपको बताना है कौन कितने से चेंज होता है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो देखो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से और मास नंबर 4 से डिक्रीज होता है, कम होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मेटल है A, ठीक है, यहाँ पे इनका मास नंबर सपोज कर लो x है, एटॉमिक नंबर x है, मास ये तो ये x माइनस जितना भी होगा, जब अल्फा डिके होगा तो अब मान लो Z बना तो यहाँ x माइनस 2 और y माइनस 4 हो जाएगा। The half-life of radioactive substance in 10 minutes after 30 is 10 minutes. After 30 minutes, the fraction of substance remaining is। half life क्या होता है, T half is equal to, देखो half life बताता है कि कितना सब्सटेंस डिके हुआ हाफ टाइम में, मतलब हाफ टाइम में हाफ जो जितना भी मान लो कोई 10 एटम है एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो 10 में से 5 एटम को डिके होने में, हाफ एटम डिके होने में जितना समय लगता है उसी को हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसका हाफ लाइफ है 10 मिनट, अगर उसका हाफ लाइफ 30 मिनट, अब 30 मिनट के बाद उसका कितना सब्सटेंस बचा रह जाएगा डिके होने से, तो यहाँ पे आफ्टर 3 हाफ लाइफ 30 मिनट द फ्रैक्शन इज 1/2 के पावर n। ठीक है, और n कितना है 3, तो दैट इज 1/8। The intrinsic carrier concentration of a semiconductor increases with, okay, अभी सेमीकंडक्टर आ गया, सेमीकंडक्टर में आपने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पढ़ा होगा। ठीक है, इंट्रिंसिक जो कि बिल्कुल प्योर होते हैं, एक्सट्रिंसिक में आप बाहर से कुछ डोपिंग करते हैं। तो आपसे कह रहा है कि जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होता है, कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर घटाने से, डोपिंग कंसंट्रेशन के बढ़ाने या घटाने से। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि जो हमारी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगी उसमें कोई बाहर से तो आपने मिलावट की नहीं है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तभी जंप करेंगे जब इनको आप बाहर से टेम्परेचर देंगे, तभी ये जंप करके आगे जा पाएंगे इंट्रिंसिक वाले में। तो इंट्रिंसिक में आप कंडक्टर को जो हमारा बढ़ता है, इंक्रीज होता है कंसंट्रेशन, वो टेम्परेचर बढ़ाने से होता है। P टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर, दो टाइप के सेमीकंडक्टर आपने पढ़े हैं, N टाइप और P टाइप। P टाइप में जो चार्ज कैरियर होते हैं मेजॉरिटी, वो क्या होते हैं, हमारे होल्स होते हैं। ठीक है, P टाइप में क्या होता है, चार्ज कंडक्टर होल्स, जिसको कि हम पॉजिटिव से सिग्निफाई करते हैं, राइट। और N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम नेगेटिव से सिग्निफाई करते हैं।
द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, अब किसी भी सेमीकंडक्टर की, देखो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये वो कंडक्टर होते हैं जिनको जब प्रॉपर कंडीशन दी जाएगी ना तभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इंसुलेटर तो कभी नहीं करेगा, कंडक्टर हमेशा करेगा। सेमीकंडक्टर को कंडीशन चाहिए, ठीक। तो कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, decreasing the temperature, decreasing the doping concentration, using a dielectric material। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर फिर से आपका टेम्परेचर बढ़ाने से। The energy gap between valence and the conduction band is smallest in, अब देखो एनर्जी गैप क्या होता है, जैसे मान लो दो गैप है, एक हमारा वैलेंस बैंड होता है, एक हमारा कंडक्शन बैंड होता है। मान लीजिए ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ठीक। अगर इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कम है, एक ये केस हो गया, एक मान लो कि यहाँ पे है, एक मान लो यहाँ पे है, और एक मान लो कि इस तरीके का केस है। तो जो ये वाला केस होता है ये कंडक्टर का होता है, जिसमें ओवरलैप होते हैं, दोनों बैंड से एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं और बिना किसी टेम्परेचर दिए हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाते हैं। इंसुलेटर ये है हमारे, बहुत एनर्जी गैप होता है, कुछ भी कर लो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। सेमीकंडक्टर गैप थोड़ा कम होता है, जैसे ही टेम्परेचर देंगे निकल जाएंगे। आपसे क्या पूछा है कि दोनों के बीच में सबसे कम गैप, मतलब कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट गैप पूछा है, तो सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में तो क्या होता है, ओवरलैप होता है, ठीक है, ओवरलैप होता है, यहाँ पे गैप ज्यादा होता है, तो स्मॉलेस्ट गैप आपको सेमीकंडक्टर में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ सिलिकॉन डायोड इन अ सर्किट इज अप्रोक्सीमेटली, ये वैल्यू याद कर लेना, ठीक है, ये आपको फैक्चुअल है, ये वैल्यू याद करना कि कोई एक अगर सिलिकॉन का डायोड होता है तो उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है फॉरवर्ड बायस के लिए 0.7 वोल्ट होता है। नेक्स्ट, द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन n-type semiconductor has higher conduction band than the valence band, lower conduction band than the valence band, the conduction band overlapping the valence band, extra energy level close to the conduction band। बताइए यहाँ द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो एनर्जी बैंड डायग्राम होगा वो कैसे बनेगा। सो यहाँ an extra energy level close to the conduction band, n type semiconductor में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, so the donor level are close to the conduction band providing additional electron। pn junction diode, ठीक है, ये हमारा pn junction diode है, ठीक है। द डिप्लीशन रीजन इज फॉर्म ड्यू टू, हाँ दोनों डायोड के बीच में जो डिप्लीशन रीजन है वो किसकी वजह से बनता है, डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, formation of positive and negative ion at the junction, application of the external voltage, recombination of electrons and holes। बताइए पीएन जंक्शन डायोड में जो डिप्लीशन रीजन है वो क्यों होता है, that is due to diffusion of holes and electrons, ठीक है, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन के कारण यहाँ पे बनता है डिप्लीशन रीजन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन और होल्स आ रहे होते। फोटोडायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, तो हमारा जो फोटोडायोड है वो रिवर्स बायस में क्यों ऑपरेट किया जाता है, ऑफ कोर्स टू इंक्रीज द फोटो करंट, टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ करंट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, टू अलाउ करंट ओनली व्हेन इल्यूमिनेटेड। तीनों ही ऑप्शन करेक्ट। द करंट इन अ फोटोडायोड अंडर इल्यूमिनेशन इज, देखो फोटोडायोड, जेनर डायोड, सोलर सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा, आपको श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे। The current in a photodiode under illumination is directly proportional to the intensity of incident light, independent of the intensity of incident light, inversely proportional, और या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ द बायस वोल्टेज। तो देखो जो इल्यूमिनेशन होता है, द करंट इन अ फोटोडायोड अंडर इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, किस इंटेंसिटी से लाइट उस पर गिर रही है। नेक्स्ट, द Zener ब्रेकडाउन इन अ Zener डायोड ऑकर्स ड्यू टू, तो Zener डायोड में जो Zener ब्रेकडाउन होता है वो किसकी वजह से होता है, द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन नॉकिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन, एवलांच के मल्टीप्लीकेशन। सो हियर
टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, it occurs when a strong electric field in reverse bias junction causes electrons to tunnel through the depletion region leading to the breakdown. लास्ट क्वेश्चन, सोलर सेल में करंट जनरेट होता है ड्यू टू, तो सोलर सेल्स में जो हमारे करंट है वो जनरेट होते हैं ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, राइट, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेमी कंडक्टर प्रॉपर्टी. सो विद दिस वी आर एंड अप योर फिजिक्स डोमेन एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन. आई होप कि ये सारे 50 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे. इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं. एक बार आप इस क्वेश्चंस को एक एक करके वीडियो को पॉज करके भी करने की कोशिश कीजिएगा. कुछ क्वेश्चंस के हालांकि आंसर दिए हुए थे, बट फिर भी इनोसेंटली आप मुझे, ऑनेस्टली आप मुझे बताइएगा कि आप खुद से कितने क्वेश्चंस करेक्ट करके आए हैं. ऑलराइट, एंड विद दिस गाइज, थैंक यू एवरीवन. एंड पीडीएफ आपको इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है. टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ कलेक्ट कर लेंगे. सो विद दिस, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर.